चलिए, आज हम कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ पे एक लेक्चर रखेंगे। देखिए, हमारे जो कंटेम्प्रेरी इशू के लेक्चर रहते हैं काफ़ी लेंथी होते हैं, 1 डेढ़ 2 घंटे तक लेंथ जाती है। वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं और हमारे एक कंटेम्प्रेरी में 15 कंटेम्प्रेरी इश्यूज़, जिन्हें आप लेमैन लैंग्वेज में करंट अफेयर कहते हैं, वो पूरे होते हैं। तो उन्हें सुना करें। अगर हमने 80-85 कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ पुटअप किए हैं, बेअंत लेक्चर्स उन्हीं के अंदर कवर हो रहे हैं, एक के अंदर ही। हमने जब बजट की सीरीज़ अपलोड की कंप्लीट, उसमें हमने डिटेल में, बहुत डिटेल में एग्रीकल्चर, वेलनेस, सैनिटेशन, इंडस्ट्री, इकोनॉमी, एवरीथिंग वो बहुत डिटेल में कवर करा दिया। जो आपके जनरल स्टडीज़ पेपर 3 के एग्रीकल्चर सेगमेंट, उसी के अंदर जो एग्रीकल्चर का कंटेंट हमने कवर किया उसमें डिलीवर होता है। फिर हमारे थोड़े थोड़े इंटरवल्स पर जो इकोनॉमी, स्लो डाउन और एग्रीकल्चर से रिलेटेड लेक्चर आते हैं, उनमें भी कंटेंट सारा डिलीवर्ड रहता है। ऑल इन ऑल आपको उन्हें जोड़ करके पढ़ने की ज़रूरत है। आज हम एक इम्पॉर्टेंट इशू पर डिस्कशन करेंगे। ये आज भी होगा, आज आपका सारा ग्राउंड वर्क होगा, एक एनालिसिस कर सकें उसके लिए एक मैं आपका माइंड प्रिपेयर कर दूंगा, आपको समझ आ जाएंगी सारी चीज़ें। फिर 1 या 2 लेक्चर और रख के उस एनालिटिकल लेवल तक आपको ले जाऊंगा। आज सारा वर्कआउट हम कर लेंगे। हमारे बजट के लेक्चर थे जो हमने पोस्ट किए हुए थे, वो कम्प्लीटली अवेलेबल थे आपके लिए, लेकिन अब वो पेड कैटेगरी में चले गए, तो अब वो इकोनॉमी की सीरीज़ से अपलोड होंगे दोबारा से। ये लेक्चर कंटेम्प्रेरी लिस्ट में अभी अपलोड किया जाएगा, तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा हर चीज़ को। बहुत डिटेल मिलेगी इसमें। इसके बाद कोई न्यूज़पेपर, कोई मैगज़ीन, जर्नल, कोई खबर क्लिप कहीं से सुनना हमेशा के लिए, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सब आज मैं क्लियर कर दूंगा एकदम पानी की तरह। इशू ये है कि कोविड-19 जो पेंडेमिक है, उसकी वजह से बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा और उस नुकसान की भरपाई की खातिर सरकार के द्वारा 20 लाख करोड़ का एक पैकेज लाया गया। मैंने उस पर अलग से लेक्चर इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हमारे बजट की सीरीज़ में मैंने एक प्रोविज़न पे इतना डिटेल में पढ़ाया है कि जो गवर्नमेंट इस बार लाई है वो उससे अलग और नया कुछ भी नहीं है। बस ये है कि अब सारा डायरेक्शन उस तरफ चला गया है कि फोकस उस पर कर दिया गया। तो आप हमारे बजट के लेक्चर अगर सुने हैं और जो आने वाले दिनों में अब अपलोड करेंगे इकोनॉमी की सीरीज़ के अंदर, उन्हें सुनेंगे तो वो सब आपको पानी की तरह क्लियर होगा। लेकिन इकोनॉमिक पैकेज का इस तरह से मैं लेक्चर्स नहीं लाऊंगा, लेकिन इकोनॉमिक पैकेज के अंदर जो लाया गया है, वो जो बड़े बड़े सेक्टर्स को जो टारगेट किया है उसने, उसके क्या इम्पैक्ट आने वाले हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उस लिहाज से हम उन चीज़ों को पढ़ेंगे। क्योंकि सही मायने में पैकेज इसलिए लाया गया ना कि वो खेती बाड़ी को, उद्योग धंधों को, शिक्षा के क्षेत्र को, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को, सबको अलग अलग वे में टारगेट कर रहा है। तो फिर क्या क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं, क्या क्या उसके बैकग्राउंड्स थे, उस हिसाब से हम टारगेट करेंगे। क्योंकि पैकेज का एक यूपीएससी कैंडिडेट के लिए पर्पज़ वही है। न्यूज़ चैनल के हिसाब से वो खबर बनना अलग, लेकिन यूपीएससी एस्पिरेंट उसको कैसे समझे, उसका पर्पज़ वही है। वो आज के लेक्चर में झलक मिल जाएगी। आज हम जो लेक्चर डिलीवर करने जा रहे हैं, ये सरकार के द्वारा एग्रीकल्चर के क्षेत्र में रिफॉर्म लाने के लिए एग्रीकल्चर को डीरेगुलेट किया है, ऐसी बातें हैं हर जगह पर, अखबारों में भी आप पढ़ रहे हैं। 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया और इकोनॉमी को ओपन किया गया, और ऐसा कहा जाता है कि वो 1991 का एरा अब एग्रीकल्चर में भी आया। सेम उसी तरह से डी लाइसेंसिंग, डीरेगुलेशन अब एग्रीकल्चर में भी किया गया। इसमें बार बार जिक्र असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 का आ रहा है। इसमें बार बार जिक्र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 2017 में जो गवर्नमेंट ने मॉडल एक्ट दिया था, एक जो था मॉडल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड लाइफ स्टॉक कमेटीज़ फैसिलिटेशन एंड प्रमोशन एक्ट 2017, वो मॉडल एक्ट था। मेरे बजट के सेशन में भी इस पर डिटेल डिस्कशन है। फिर इसी के तहत गवर्नमेंट 2018 में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मॉडल एक्ट लेकर के आई थी। ये सभी तरह के मॉडल एक्ट्स हैं। इनको मॉडल एक्ट क्यों कहते हैं ये भी हम समझेंगे, इनके क्या इम्पैक्ट हैं वो भी हम समझेंगे। तो उन्हीं मॉडल एक्ट को फिर से ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा हमारे देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने राज्य सरकारों को कुछ कह सकते हैं आपकी गाइडलाइन इशू की है कि आप इस पर अमल करिए और आगे बढ़िए, जिसके रिलेटेड उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, गुजरात और फिर कर्नाटका सरकार ने भी अभी ऑर्डिनेंस लाया था, जिसे गवर्नर ने वापस भेजा कि पहले इसे कैबिनेट में कंसिडर करिए, और ऑपोजिशन ने इसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई थी। तो ये सारी चीज़ें अब आपको समझ आ जाएंगी आज के लेक्चर में। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी का जिक्र करेंगे हम,
हर चीज़ का जिक्र होगा। शुरुआत करते हैं ताकि सारी चीज़ें समझ आएँ। क्या आपने कभी ये सोचा कि एक तरफ आप अक्सर ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सरकारों को फटकार लगाता है कि इतने बड़े पैमाने पर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI के गोडाउन्स में अनाज सड़ रहा है, लेकिन हंगर रैम्पेंट है, भूखमरी बेइंतहा है, गरीबी बहुत है। तो पॉवर्टी और हंगर एक तरफ, और इतने बड़े लेवल पर सड़ता गलता हुआ अनाज मंडियों में। पहली चीज़ ये, तो ना तो वो अनाज भूखों को मिल रहा है, ना गरीबी दूर हो रही है। और आप हमेशा एक चीज़ नोटिस करिएगा कि जो ग्राहक है, जो कंज्यूमर है, वो हमेशा हाई प्राइस की, महंगाई की या इन्फ्लेशन जिसे कहते हैं, उसकी शिकायत करता है। अमूमन हमारे देश में चाहे वो पेरिशेबल कमोडिटीज़ हों या नॉन पेरिशेबल, सीरियल्स हों, वेजिटेबल्स हों, फ्रूट्स हों, स्पाइसेस हों, पल्सेस हों, कुछ भी हों, जैसे जैसे हमारी रूरल और अर्बन पॉपुलेशन बढ़ी, जैसे जैसे मांग बढ़ी, इसकी प्रोडक्शन भी उसके अनुपात में वैसे ही बढ़ती चली गई। और एक्सपोर्ट हमारा कभी भी उतना सिग्निफिकेंट था नहीं। तो जब प्रोडक्शन मांग के मुताबिक बढ़ती चली गई, सप्लाई डिमांड के अकॉर्डिंग बढ़ती चली गई, कमी आई नहीं, तो फिर दाम हमेशा क्यों बढ़े रहते हैं? क्यों महंगाई का स्तर हमेशा इन्हीं कंज्यूमेबल आइटम्स में बना रहता है? ये एक बहुत गहरा विषय रहा, हमेशा से यही परेशानी का विषय रहा। और फिर अगर महंगाई रहती है तो जो इसे प्रोड्यूस करता है, मेनली यहाँ पर बात मैं फार्मर की करता हूँ, उसकी हालत तो बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन उसके बारे में अक्सर हम ये सुनते हैं कि फार्मिंग सेक्टर डिस्ट्रेस में है, फार्मर सुसाइड कर रहा है, फार्मर कर्जा माफ़ी की गुहार लगा रहा है, फार्मर का कर्जा माफ़ करने को लेकर के चुनाव लड़े जाते हैं, चुनाव जीते भी जाते हैं। तो चीज़ महंगी है, कंज्यूमर परेशान है। महंगी अगर है तो फ़ायदा होना चाहिए था उसका, जो बेच रहा है, यानी कि जो किसान है, लेकिन वो डिस्ट्रेस में है, वो सुसाइड कर रहा है और वो बदहाली में जी रहा है। महंगी होनी ही नहीं चाहिए थी पहली बात, क्योंकि जितनी मांग है उससे कहीं अधिक उसकी आपूर्ति है, यानी कि उसकी सप्लाई है, फिर भी महंगी है। ये सारे सवालों का जवाब है सप्लाई चेन सिस्टम के अंदर। सप्लाई चेन सिस्टम और मंडियाँ, चाहे वो अनाज मंडियाँ, चाहे सब्ज़ी मंडियाँ, चाहे फल मंडियाँ, आपने अक्सर ये शब्द सुना होगा। आज आपको मंडियों की कहानी से भारत के किसान का विकास कैसे होगा वहाँ तक लेकर के जाते हैं, कृषि क्रांति कैसे आएगी ये समझाते हैं। आज शुरू हुआ हूँ, कल परसों का भी दिन लग जाएगा, तो क्षमा कर देना यार, दिन बीत जाते हैं पूरे इन लेक्चरों को तैयार करने में। बहुत रिसर्च वर्क होती है, ऑन कैमरा लेक्चर देना है, हज़ारों लाखों लोग सुनते हैं, फिर एक एक वर्ड को इंटरनेट पे और किताबों में छान मारते हैं कि कहाँ गलत बोला है। तो ऐसे में फुल प्रूवन लेक्चर तैयार करके आने में समय लगता है। तो मैंने जब ये कह दिया कि इसे आज ख़त्म करेंगे, मतलब कि सीरीज़ में ख़त्म करेंगे, तो इन चीज़ों का समझते हैं कि कृषि क्रांति किस तरह से आएगी, कैसे किसान की परिस्थिति सुधर सकती है। क्या ये सही है कि जैसा सरकार देख रही है, सोच रही है, वैसा ही चीज़ें होंगी, या इसमें बहुत से अदर लूप होल्स भी हैं जिन पर अभी काम करने की आवश्यकता है? तो आज हम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, APMCs। आज हम ई-नैम का जिक्र भी इसी के कॉन्टेक्स्ट में करेंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। आज हम आपको 2003 का मॉडल मार्केट एक्ट भी पढ़ाएंगे, जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय में आया था। ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। एक एक्ट का नाम यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ, इसको ध्यान में आपको रखना है। द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स फैसिलिटेशन एक्ट, ये है जो केंद्र सरकार अभी अपनी जो 5 किश्तों में उन्होंने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, उसमें जो आप हर बार हर अखबार में, हर जगह पर, हर न्यूज़ चैनल में जो ये सुन रहे हैं कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी को ख़त्म करने के लिए सरकार कानून लाई, तो आप गलतफहमी में भी जा सकते हैं कि सरकार इस बार की अपनी इन घोषणाओं में कुछ APMC को ख़त्म करने जैसा लाई नहीं। APMC का, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी का एक्ट, मॉडल एक्ट 2017 पहले ही आ गया था। ये जो इस बार लाई है जिससे सीधा असर APMC पे होगा वो ये है, इसका एक्चुअल टेक्निकल नेम ये है द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो वर्ड क्लियर हो रहा है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स फैसिलिटेशन एक्ट। ट्रेड एंड कॉमर्स फैसिलिटेशन एक्ट, क्यों मैं बार बार इस पर एम्फेसाइज कर रहा हूँ, समझ आ जाएगा, अभी लेक्चर में आगे प्रोसीड करूँगा।
सारी टेक्निकल एस्पेक्ट बताऊंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट्स चैलेंज कर सकती हैं कोर्ट में कि नहीं, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी बनती है कि नहीं, ये राज्य का विषय है कि केंद्र इस मामलों में निर्णय ले सकता है। ईच एंड एवरी डिटेल वी विल डिस्कस। अप्लाइड एस्पेक्ट भी देखेंगे, टेक्निकल भी कॉन्स्टिट्यूशनल भी देखेंगे, फार्मर की पोजीशन भी देखेंगे, हर किसी को चर्चा करते खूबसूरती ही समझते हैं। मंडियां मार्केट समझने के लिए पहले पृष्ठभूमि को समझो। देखो एक सवाल पूछता हूँ आपसे, यदि इतिहास पढ़ा हो तो ये पता होगा कि बड़े पैमाने पर ब्रिटिश रूल के समय में इंडियन फार्मर, मनी लेंडर और ज़मींदार, इन दोनों के हाथों त्रस्त था। मनी लेंडर को आप शाहूकार भी कह देते हैं, ये कई बार एक्सक्लूसिव मनी लेंडर भी होता था, कई बार ये ट्रेडर या मर्चेंट होता था और साथ में पैसा भी देता था, ब्याज पे मनी लेंडर भी होता था, इसके साथ मिला रहता था लैंडलॉर्ड ज़मींदार। देश आज़ाद हुआ, उसके बाद ये महसूस किया गया कि ये जो मनी लेंडर हैं, ये जो ज़मींदार हैं, किसान अपनी पैदावार इन्हीं के पास देता है और ये अपनी मनमर्जी की कीमत किसानों को देते हैं। किसान कमज़ोर है कई कारणों से, वो कारण अभी चर्चा करेंगे, लेकिन ये ऐसा देखा गया कि ये किसान को ठगते हैं, किसान को सही कीमत नहीं देते हैं, उसे झांसे में लेते हैं, उसे धोखे में रखते हैं और इनका एक कॉल्यूजन बना हुआ है और उसके तहत इन्होंने किसान को लूटने का पूरा सिस्टम बना रखा है। तो बड़े बड़े फ्लोर मिल वाले किसानों से गेहूँ ले जाना, अपनी इच्छा के मुताबिक उन्हें बेवकूफ़ बना करके कीमतें देना, किसान भी उन पर निर्भर होता था बहुत सारे कारणों से। बड़े बड़े राइस मिल सेलर वाले, वो किसान से चावल ले जाना, धान ले जाना और अपनी मनमाफी कीमत देना। फिर कुछ प्राइवेट प्रोसेसर्स, प्राइवेट रिटेलर, होलसेलर, स्टॉकिस्ट, ये सिस्टम कंट्री में प्रिवेल कर रहा था। तो ये पाया गया कि किसान को उसकी प्रोडक्शन की वाजिब कीमत नहीं मिलती, यानी कि प्राइस किसान को सही नहीं मिलता। तो ये एक बहुत बड़ा इशू बन कर के आया। अब किसान को प्राइस मिले उसके लिए क्या किया जाए? ये मनी लेंडर, ये ट्रेडर, मर्चेंट, ये ज़मींदार, इनके क्लचेस से किसान को बचाया कैसे जाए, उसके कोई प्रावधान करने पड़ेंगे। तो पहली बात तो अगर आप एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट का जिक्र कर रहे हैं कि वो एक तरह से किसान के विकास की राह में रोड़ा बना हुआ है, तो पहले तो ये चर्चा होनी चाहिए ना कि भाई कोई कानून इतने लंबे समय पहले यदि आया और अब तक था तो वो किसी समय में तो हित में होगा किसान के, इसलिए आप आया और किसानों ने स्वीकार किया और अब तक वो लागू है। यदि वो ना किसी किसान के हित में होता तो वो अपनाया ही ना जाता, फिर पहलाया ही ना जाता, क्योंकि आप पॉपुलर गवर्नमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम है। वोट बटोरने के लिए एटलीस्ट जवाबी वायदे जो किए जाएँ वो तो सही मायने में प्रैक्टिकल दिखने चाहिए, सुनने में प्रैक्टिकल लगने चाहिए। तो किसान को वो प्रैक्टिकल लगता होगा, उसके हितों में तो वोट डालता होगा, तो सरकारें बनती होंगी। तो आया तो किसी सही कारण से ही होगा। तो कारण ये कि प्राइस किसान को सही मिले, किसान के हितों की सुरक्षा हो, ऐसा उसमें माना गया। ये प्राइस किसान को सही मिले, उसकी हितों की सुरक्षा, इसके लिए फिर क्या प्रबंध किया? तो अब आप चीज़ों को ध्यान से समझिए। देखिए, जब आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो उसमें 7th शेड्यूल है और 7th शेड्यूल के अंदर 3 लिस्टें बनी हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। क्योंकि हमारी कंट्री में एक क्वासी फेडरल सिस्टम स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट फॉलो किया जाता है, जिसमें आप ये नज़र देखते हैं कि भाई केंद्र के कुछ अपने मामले उसमें केंद्र का अधिकार है, राज्य के अपने मामले में राज्य का अधिकार है, कुछ ऐसे मामले जिस पे दोनों का अधिकार है वो कॉन्करेंट लिस्ट में मामले आते हैं। ऐसे में अगर हम बात करें तो स्टेट लिस्ट के अंदर एंट्री नंबर 14 के तहत फॉल करता है एग्रीकल्चर। तो स्टेट लिस्ट में एंट्री नंबर 14 के तहत फॉल करता है एग्रीकल्चर। इसी तरह से उसी स्टेट लिस्ट के अंदर एंट्री नंबर 28 में एग्जिस्ट करती हैं मार्केट्स एंड फेयर्स। तो एक तरह से मंडियां, मेले और ये एग्रीकल्चर, ये दोनों स्टेट लिस्ट में फॉल करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में एक एंट्री नंबर 14 है, एक एंट्री नंबर 28 है और इनके ऊपर जो आर्टिकल लागू होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आर्टिकल 246 के तहत एंट्री 14, एंट्री 28 7th शेड्यूल की स्टेट लिस्ट के अंदर फॉल करती है। एंट्री 14 एग्रीकल्चर, एंट्री 28
मार्केट और फेयर। तो मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने इन एंट्रियों के तहत मिले किस अधिकार का इस्तेमाल किया? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फिर डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट, सभी लगभग स्टेट गवर्नमेंट ने, बिहार ने नहीं और केरल ने नहीं, सभी का मतलब तकरीबन, तो तकरीबन सभी स्टेट गवर्नमेंट्स ने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट लेकर के आए। इसे हम कहते हैं एपीएमसी एक्ट। तो ये लेकर के आए सभी। क्या इसके अंदर है वो समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसके तहत मंडियां स्थापित की गई, मार्केट्स बनाई गई। क्या मतलब है मंडियां स्थापित की गई, मार्केट बनाए से? इस एक्ट के तहत एरिया डिमार्केट कर दिए गए। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई भी एक स्टेट एग्जिस्ट कर रहा है, सपोज कीजिए ये एक स्टेट है, इस स्टेट को डिवाइड कर दिया, पूरे स्टेट के हिस्से को डिवाइड कर दिया मार्केट्स में। तो जैसे मान लीजिए ये एक मार्केट है, ये एक मार्केट है, तो इस तरह से मार्केट्स क्रिएट कर दी और हर मार्केट एक एरिया कमांड करती है। तो ये मार्केट ये एरिया कमांड करती है, ये मार्केट इस एरिया को कमांड करती है। इस तरह से उस स्टेट के अंदर जोग्राफिकल सेटअप फॉलो करते हुए मार्केट्स इस्टेब्लिश की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट के तहत, और हर मार्केट, हर मंडी एक एरिया को कमांड करती थी। एरिया को कमांड करने का मतलब क्या है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। आई बात समझ में? तो ये सिस्टम फॉलो हुआ। अब इसका मतलब क्या है कि हर मंडी, हर मार्केट एक एरिया को कमांड करती थी। चलिए ये भी समझ लेते हैं। कभी आपने सुना है ना, जैसे आपका जो स्टेट है वो स्टेट एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से डिस्ट्रिक्ट्स में बटा हुआ है। स्टेट में डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट के नीचे चले जाएंगे तो फिर आप देखेंगे सब डिस्ट्रिक्ट हैं, तहसील, तालुके। इसी तरह से लगभग ये जो स्टेट्स में मंडियां बनाई गई, ये तालुका सिस्टम फॉलो करती हैं, तहसील सिस्टम फॉलो करती हैं। तो ऐसे में जब आपका एक स्टेट है, स्टेट में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के तौर पर डिस्ट्रिक्ट हैं, तहसीलें हैं, तो कभी आपने देखा होगा चुनाव होते हैं तो आपका वो जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट ही कई बार 3 से 4 एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी में बट जाता है। जब आप एमएलए की वोट डालने जाते हैं तो आप देखते होंगे ना, आप एक ही डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, लेकिन आपका एक दोस्त जो है वो नॉर्थ में रहता है, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के नॉर्थ हिस्से में, तो वो जो कैंडिडेट खड़े हैं वहाँ से वो अलग हैं, वो उन एमएलए को वोट डाल रहा है। आप साउथ में रहते हैं, कोई वेस्ट ईस्ट में, तो हल्का सिस्टम होता है, हल्का कहते हैं इसे। तो देखिए एक ही डिस्ट्रिक्ट 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बढ़ गया, तो ये 4 खास तरह की एरिया डिमार्केशन हुई ना। और जब आप लोकसभा के चुनाव में देखते हैं तो फिर कई बार पूरा एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो एमपी की कॉन्स्टिट्यूएंसी बन जाता है। तो इसी तरह से मार्केट पर्पसेस के लिए एक स्टेट को आपने मार्केट एरियाज़ में बांट दिया कई सारे, और हर मार्केट एक एरिया को होल्ड कर रही है, तो इसलिए उसे फिर मार्केट एरिया बोला। लेकिन उसका जो सेंटर है वो मार्केट है। जैसे डिस्ट्रिक्ट का मेन एरिया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता है, स्टेट का मेन एरिया स्टेट हेडक्वार्टर, मोस्टली कैपिटल ऑफ द स्टेट्स। इसी तरह से वो जो मार्केट एरिया है उसका मेन सेंटर वो मार्केट ही है जो उस एरिया को कैप्चर कर रही है। तो जैसे आप लोग इलेक्शन में वोट डालने के लिए सभी पर्सन अपनी उस एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी में उस एक एमएलए सीट के लिए वोट डालने के लिए उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अलग अलग क्षेत्रों से निकल करके उस पोलिंग बूथ पे जाते हो जहाँ वोट डालनी है, वैसे ही यहाँ पर अगर आप बात करें तो ये जो मंडी है ना, अब यहाँ पर जितने भी किसान इस मार्केट एरिया में फॉल करते हैं, चाहे वो किसान यहाँ है उसे यहीं आना है, चाहे वो यहाँ है यहीं आना है, हर किसान को अब इस क्षेत्र से इसी मार्केट में आना है। यानी कि अगर इस मार्केट एरिया ए का किसान है तो वो अपना एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ले करके इस मार्केट एरिया बी में नहीं जा सकता। इस मार्केट एरिया ए का किसान इस मार्केट एरिया सी, डी, ई, एफ कहीं नहीं जा सकता। वो उसी राज्य का किसान है, लेकिन वो अपनी मार्केट से, अपनी मंडी के क्षेत्र से बाहर जा कर के अपनी फसल नहीं बेच सकता। इसे कहते हैं फर्स्ट सेल, सही मायने में इसे कहते हैं प्राइमरी सेल। मतलब वो इस मंडी में जा कर के सामान बेच दे, उसके बाद उसका वही आम
आप किसी भी क्षेत्र में बैठ कर के खा रहे हैं तो आप मुझसे सवाल पूछेंगे, सर उसने आम तो बेचा था मंडी ए में, और सर मैं रहता हूँ मंडी सी में, मैंने देखा कि उसने उस आम पे एक दिल बना के मुझे फ़ोन कर दिया था और मैंने वही दिल वाला आम यहाँ मंडी सी में उठा के खाया है सर, ये कैसे हो रहा है? मैंने यहाँ बाज़ार में वो आम ख़रीदा, ये कैसे हो रहा है? ये ऐसे हो रहा है कि फ़र्स्ट सेल उसके किसान की सारी मंडी ए में जाएगी, उस मंडी ए से सामान उठने के बाद किसी भी बाज़ार में बिक सकता है। आपकी कॉलोनी में रेडी पर सब्जी वाला लेकर के आ सकता है, रिलायंस मार्ट में चले जाएंगे तो वहाँ रिलायंस फ्रेश में पड़ा मिलेगा, और या फिर अगर सब्जी मंडी के बाहर फलों की दुकानें लगी हैं वहाँ जाके घुस जाओगे तो वहाँ जाके वही बात दिल वाला आम चूस लेना, मिल जाएगा। क्योंकि पहली बार में वो वहाँ बिका है, लेकिन सेकेंडरी टर्शरी टाइम पे कहीं पर भी बिक सकता है उसके द्वारा जिसने उस मंडी से उसे पहली बार में खरीदा, तो वो उसे अब आगे बेचेगा। आई बात समझ में? लेकिन किसान जो है वो अपनी ही मार्केट में जा कर के उसको बेच सकता है, क्योंकि वो उस मार्केट के एरिया में रहता है तो उस मार्केट एरिया में फॉल करता है। ऐसा रूल यहाँ पर बनाया गया। आपके दिमाग में सवाल आएगा कि भाई ऐसा रूल क्यों बना लिया, ये क्या हालत कर दी किसान की? तो बनाया था कानून तो किसी अच्छे के लिए बनाया होगा, ऐसे तो नहीं बनाया होगा कि भाई किसान अपना मतलब कुछ भी करता रहे और हम अपना कुछ भी बना दें, है ना? तो क्यों बनाया तो समझो। अब किसान को ये पूछा कि भाई तुम्हारी समस्याएं क्या हैं। किसान ने समस्याएं बताई, कहते सर ऐसा है कि हम 2 हेक्टेयर वाले जो किसान हैं ना, हम बड़े गरीब छोटे किसान हैं। हम 2 हेक्टेयर वाले किसान इंडिया में 86.6% हैं सर, और जो टोटल क्रॉप एरिया है उसका अप्रॉक्स 47% ही हमारे पास आता है। तो यानी कि हम कंट्री के लगभग 87% किसान हैं 2 हेक्टेयर से कम वाले, और क्रॉप एरिया हमारे पास सिर्फ 47% है। मतलब अपनी कंट्री में प्रिडोमिनेंस है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर की। छोटा किसान है, थोड़े से खेत हैं, फसल उगाता है। पहली प्रॉब्लम तो ये होगी किसान छोटा है। अब दूसरी समस्या ये है कि अपनी कंट्री में आज के हिसाब से मत देखना, जब ये कानून बन करके आ रहे थे 1960-70 के ज़मानों में, उस हिसाब से ज़रा देख लेना। वैसे आज भी देख लोगे तो परिस्थितियाँ को बहुत बेहतर नहीं हुई हैं। अब दूसरी परेशानी ये आ जा रही है कि कंट्री लेवल पर कनेक्टिविटी का इशू बड़ा ज़बरदस्त। विलेजेस से सिटी कनेक्टिविटी, विलेजेस से मार्केट कनेक्टिविटी ये बड़ी वीक है। बाज़ारों से गाँव का जुड़ना बड़ा मुश्किल था। तो एक तो है भैया किसान छोटा, दूसरा कनेक्टिविटी का गैप है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सड़कें रेलगाड़ियाँ, कनेक्टिविटी ब्रेच बहुत तगड़ा है। ये दूसरी बड़ी परेशानी। तीसरी बड़ी परेशानी कि ग्रामीण क्षेत्र में किसी तरह का गोडाउन या कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाएं जिन्हें हम इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ कहते हैं वो भी नहीं है। ये तीसरी बड़ी परेशानी हो गई। चौथी सबसे ज़बरदस्त परेशानी कि किसान की एक परेशानी ये है कि खेती बाड़ी जो होती है वो होती है मौसमी, सीजनल। एक ही बार में सब लगाते हैं और फिर एक ही बार में सब काटते हैं फसल। ऐसे में जब वो फसल कटती है तो वो होड़ के होड़, मतलब ढेर के ढेर आती है फिर मंडियों में। और अब सप्लाई डिमांड का कंसेप्ट तो आप जानते ही हो कि जब इतने भारी पैमाने में एक चीज़ आएगी वो भी एक ही जैसी, आलू किसान है तो आलू, गेहूँ, धान का मौसम है, चावल पैडी, तो वो आ रहा है। ऐसे में जब वो आ रहा है तो उसकी कीमत कम होगी, क्योंकि मार है मंडी में लगी हुई, बाहर है ये पूरी। ये तो होगी किसान की समस्या कि वो बल्क में प्रोड्यूस, जब वो लोग लेकर के आते हैं अपनी फसल तो वो बल्क हो जाती है, इसे गलट कहते हैं, गलट हो जाता है, तो प्राइसेस प्लमेट कर जाते हैं। लेकिन अब आप कहेंगे हम तो हमेशा रोते रहते हैं उपभोक्ता जिन्हें भोग करना है, प्राइसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि उसी समय में ये काफ़ी मात्रा में उपलब्ध थी फसलें या अनाज, थोड़ी समय में फिर क्योंकि फिर नया सीज़न स्टार्ट है तो फिर दोबारा कभी आएगी, उतना समय तो लीन सीज़न है, तब ये शॉर्टेज में आ जाएगी, तब आप परेशानी में होंगे। तो एक समय में ये बहुत सरप्लस है,
एक समय में ये बहुत शॉर्टेज है, तो जब सरप्लस है तब किसान रो रहा है, जब शॉर्टेज में तो आप रो रहे हो, ग्राहक रो रहे हैं, दोनों में किसी का फ़ायदा नहीं है। तो इसमें फिर ये देखा गया कि भाई ये तो समस्या की बात है, अगर स्टोरेज फैसिलिटी अवेलेबल होती तो किसान जो है उसी समय में बेचने के लिए मजबूर ना भी होता। लेकिन अब हो ये रहा है, किसान हमारा छोटा है, कनेक्टिविटी अवेलेबल है नहीं है, मंडियां जो हैं वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे फॉल करती हैं। इतनी लॉन्ग डिस्टेंस पे मंडियां, दूरी पर मंडियां, ऊपर से लैक ऑफ कनेक्टिविटी, ऊपर से लैक ऑफ स्टोरेज इन द विलेजेस, ऊपर से एक ही समय में उपलब्धता अनाज की। तो किसान ये देखता है कि भाई इतनी उपलब्धता में ऊपर से मंडियों तक ले जाने का खर्चा, अगर मैं गलती से कहीं ले भी गया, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं, पर फिर भी अगर मैं ले भी गया तो उसके ऊपर और कॉस्ट आ जाएगी ट्रांसपोर्टेशन की। फिर मंडी में ले जा करके मुझे अगर 2 दिन भी वेट करना पड़ गया कि सामान मेरा उठ जाए और बिक जाए, तो वहाँ अगर बारिश आ गई या कोई और चीज़ हो गई, वहाँ हैंडलिंग कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, बाकी सारी चीज़ें होंगी, मुझे सब कुछ करना पड़ेगा हैंडल वहाँ पर। इससे बेहतर ये है कि भैया मैं जो लोकली अवेलेबल स्मॉल या मीडियम मिडल मैन है या ट्रेडर है, अपनी फसल उसी को उठवा दूँ आनन फानन में औने पौने दाम पर। तो जल्दबाजी में पैनिक स्ट्रिकन होकर के कई बारी अपनी पैदावार की कीमत भी निकाले बिना बेचारा किसान बेचने को मजबूर होता था। और इसका एक सबसे बड़ा कारण ये होता था कि क्योंकि परिस्थितियाँ लंबे समय से ख़राब चल रही हैं, तो वो अक्सर अपनी छोटी छोटी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए, कभी घर में शादी है, कभी बीज चाहिए, कभी बैल की जोड़ियाँ चाहिए, कभी हल चाहिए, फावड़ा चाहिए, कस्सी चाहिए, कभी फसलों को ले जा कर के जाना है, कभी दवाइयाँ डालनी, कभी गोबर चाहिए, इन सब के लिए पैसा उसे उस स्मॉल और मीडियम क्लास का वो ट्रेडर या मिडलमैन दे देता था। तो ये उसके नीचे भी दबाव होता था पैसे वापस करने के लिए। तो वो दबाव डालता था कि भैया पैसे दे दो मेरे वापस, अपनी फसल बेच आओ जा करके शहर में, और पैसों पे ब्याज हैवी ठोका करता था वो। तो ऐसे में फिर मजबूरी में उसी को वो फसल दे दी जाती थी कि भैया अपना तू पैसा और ब्याज काट करके जो बाकी कीमत बनती तो मुझे दे दे, मैं एटलीस्ट अगली बिजाई तो कर पाऊँ, क्योंकि अगला सीज़न भी स्टार्ट हो गया ना क्रॉपिंग का, उसके लिए फिर से इनपुट्स चाहिए आपको, तो वो तो मैं कर पाऊँ, वरना मेरा क्रॉप साइकिल फेल हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, तो मैं तो ख़त्म हो जाऊँगा। इस उम्मीद में कि अगली फसल बम्पर हो जाएगी, और इस उम्मीद में कि मैं इस स्मॉल लैंडर से, जो कि एक तरह का स्मॉल ट्रेडर है, इससे मैं कभी तो मुक्त हो ही जाऊँगा, वो नई खेती करने की उम्मीद में उसे फसल बेच रहा है और आगे बढ़ना चाहता है। ऐसे में हुआ क्या कि उसने जो लगाया उसको उसकी भी कीमत नहीं मिली। ये सबसे बड़ी परेशानी। इस स्मॉल ट्रेडर ने क्या किया, ये कौन है, आज मैं थोड़े शॉर्ट फॉर्म यूज़ करता हूँ, मैं वैसे पहले करता नहीं हूँ कभी भी, आज करता हूँ, मुंह से पूरा पूरा बोल दूँगा या छोटा छोटा लिख दूँगा। बोर्ड छोटा है ना, बड़े लोग कहते हैं बड़ा बोर्ड लाओ, बड़ा बोर्ड लाओ, मैं नहीं लाता बड़ा बोर्ड यार, इसी पे करता रहता हूँ। तो स्मॉल ट्रेडर ST, अब ये स्मॉल ट्रेडर में इतनी कुव्वत तो है नहीं कि ये जाकर के सीधी मंडियों में बेचे, हम बड़े मगरमच्छ बैठे हैं। इसे कहते हैं कच्चा व्यापारी। कच्चा लोकल भाषाओं में जाओगे ना, जब ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से मिलोगे, हमारा तो उठना बैठना ही उन्हीं के बीच है, तो इसको कच्चा कच्चा बोलते हैं। वो कच्चे को सामान उठवा देना, कच्चे से पैसा ले आना, कच्चे ने सामान ले लिया, ऐसी बातें होती हैं। अब ये जाता है थोड़े से बड़े वाले के पास, उसको पैसा, उसको जा कर के सामान देता है, वो इन जैसे कई स्मॉल ट्रेडर्स को इकट्ठा करता है। अब ये स्मॉल ट्रेडर के पास भी कोई पैसों का पेड़ तो लग नहीं रखा था, इसको भी पैसे कहीं से आते ही होंगे पीछे से। और लार्ज ट्रेडर पैसे बिछा के रखते हैं इनके सामने, पैसा ले जाओ और अपने लोकल नेटवर्क का फ़ायदा उठाओ, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं ये, तो इनकी तो पकड़ी बड़ी होती है स्मॉल ट्रेडर की। ये पूरा जानते हैं कि कब किसके घर में मृत्यु हुई है, उसे पैसे की ज़रूरत है, कब किसके घर में बच्चा जन्मा है, किसकी बेटी की शादी रखी हुई है, किसकी फसल को नुकसान हो रहा है, क्यों किसने बैल खरीदे हैं, किसको हल की ज़रूरत, इनको सब पता होता है। और ये पहुंच जाते हैं ठीक उस आदमी के पास, ठीक पहुंच जाते हैं, जब उन्हें पैसे की ज़रूरत होती है वहीं खड़े रहते हैं और वो फिर इन्हीं के पास आ जाते हैं। तो ये स्मॉल ट्रेडर जाता है, लार्ज ट्रेडर को देता है। ये लार्ज ट्रेडर को हम बोल रहे हैं पक्का, ये पक्का, ये कई बारी मंडियों में होता है, कई बारी मंडियों में होता है, कई बारी मंडियों के बाहर भी होता है। मेजॉरली ये मंडियों में आपको अवेलेबल होता है। लार्ज ट्रेडर के पास अब सामान आ गया है,
सामान इसे होड़ लगा रखे हैं। अब ये दुकानें छोड़ छोड़ करके भागेगा अगर इधर उधर बेचने के लिए, तो इसका काम धंधा भी नहीं चलेगा। स्मॉल ट्रेडर से इसकी डील एफिशिएंट नहीं रहेगी, फिर इसको काउंटर संभालना है, इसको धंधा संभालना है, सब कुछ करना है। माल आ रहा है, माल जुतवाना है, मतलब कि वेइंग मशीन पे उसका वेट कराना है, उसकी मेजरमेंट करानी है, पैमाइश कर, क्वालिटी देखनी है, सब कुछ देखना है, फिर उसे स्टोर करा करके रखना है, ये सारे काम। तो इस आगे एक और कैटेगरी खड़ी, कमीशन एजेंट। कमीशन एजेंट जो इनको ग्राहक ला करके दे रहे हैं। ग्राहक कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है, कोई होलसेलर हो सकता है, कोई बहुत बड़ी कंपनी हो सकती है, जैसे कि कोई वॉलमार्ट है या बिग बाज़ार, इस तरह के कोई भी हो सकते हैं। तो ये कमीशन एजेंट इनको ला करके दे रहा है होलसेलर। होलसेलरों से सामान आगे जा रहा है रिटेलर। रिटेलर में रेडी वाला भी हो सकता है, आपके मोहल्ले में जो दुकान लगी है वो भी हो सकता है, और जो रिलायंस मार्ट वाले हैं ये भी हो सकते हैं। ये रिटेल चेन में आते हैं। मतलब आपने एयर कंडीशन रिलायंस मॉल में जाके सेब खाया तो वो भी रिटेलर है। आपने अपनी दुकान जो मोहल्ले की नुक्कड़ पे दुकान है, जिसे नेबरहुड शॉप कहते हैं, जो कि लगभग जब कोविड-19 था तो उसको कहा गया था कि तुम्हें खुलने की परमिशन है, स्टैंड अलोन दुकान, ऐसे शब्द सुने थे ना। ये वही वाली दुकान, मोहल्ले वाली आंटी की दुकान। तो आंटी दुकान से जब क्रिकेट में शर्त लगने के बाद पेप्सी जीतते थे और वहीं पीते थे, तो ये वाली दुकान, तो वहाँ से अगर पेप्सी पिए तो वो भी रिटेलर है। और जो मोहल्ले के बाहर आया है वो सब्ज़ी बेचने, जिसकी गाजर तुमने अक्सर उठा के खाई है बिना कीमत दिए, और उसमें कभी ये चिंता भी नहीं की कि इसमें रेत भी लगी हुई है। अब तो हाथ भी 20 बार धोने पड़ते हैं, तो भगवान ने एक जीव ऐसा भेज दिया। तो वो भी रिटेलर है, और सब्जी वाला भी रिटेलर है, वो आंटी दुकान भी जो है वो भी रिटेलर है, और जो रिलायंस मॉल में जाके एप्पल खाए तो वो भी रिटेलर है। तो ये सब रिटेलर। अब मुझे बताओ ये कितना लंबा तंत्र खड़ा हो गया। इसको क्या कहते हैं? फार्मर टू फॉक। वो नोकीला चम्मच रहता है ना, दंदे दंदे बने रहते हैं इसमें तीखे से, जिनसे ऐसे करके कट दबा के डालते हो मुंह में। नूडल्स मैक्सिमम खाते हैं। तो फार्मर टू फॉक, फार्मर टू योर प्लेट, किसान से आपकी थाली तक सामान आने में ये वो पूरा सप्लाई हुआ, पूरे चेन जो है, ये स्मॉल ट्रेडर, लार्ज ट्रेडर, कमीशन एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, ये इतना लंबा जो खेला है ना, इसकी वजह से हो रहा है कि प्रोडक्शन भी बहुत है, सप्लाई बहुत है, जनसंख्या भी बस उसी के बराबर में ही है। एक्सपोर्ट भी अपन ज़्यादा करते नहीं, फिर भी सामान महंगा है। क्यों महंगा है? दिस इज़ द रीज़न। ये इसके लिए महंगा है। इसको ख़त्म करना है, अपन को ख़त्म करेंगे। पर अब आपको बता ये रहे हैं कि मंडियाँ क्यों बनानी पड़ी, क्योंकि ये जो किसान है उसको देखा गया कि भाई किसान जो है वो तो फंस जाता है, क्योंकि ना तो गोदाम है, वेयर हाउसेज नहीं है, मंडियाँ बहुत दूरी पर हैं, कनेक्टिविटी बनाई नहीं गई है, सड़कें हैं नहीं, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट यानी कि जो संस्थागत तरीके से उसे पैसा लोन हम देने में चूक रहे हैं, पैसा नहीं दे पा रहे हैं, और किसी तरह की वेयर हाउस स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, तो वो नुकसान होता था। तो फिर उसको बेटर प्राइस डिस्कवरी हो, एक वर्ड बड़ा यूज़ होता है ना, प्राइस डिस्कवरी। तो डिस्कवरी यही है कि एकदम से किसान हंसने लगा, खुश होने लगा, क्योंकि एकदम से बढ़िया कीमतें दिखने लगी। तो प्राइस की डिस्कवरी खोज कर ली, मतलब कि क्या बात है, क्या प्राइस, क्या कीमत लगा के दी मैंने तेरे मोटरसाइकिल की, पता है तू तो 2000 में बेचने वाला था, देख मैंने 12 में बिकवा दिया। ऐसा तुम्हारा दोस्त आके कभी कहता होगा? वो उसने प्राइस की डिस्कवरी कर ली कहीं से, आपका वो सामान उसने बढ़िया कीमत पर बेच लिया है, तो वो आपको यही कह रहा है कि देखो मैंने कितनी अच्छी प्राइस डिस्कवरी कर ली। तो अब ये माना गया कि वो एक अच्छी खासी प्राइस डिस्कवरी की जाएगी। तो ये वर्ड ज़्यादा तकनीकी नहीं है, इसको लेकर के ज़्यादा चिंता मत किया करो। इसके लिए मार्केट बनाई जाएंगी तो प्राइस डिस्कवरी इसको बढ़िया हो। दूसरी चीज़ देखी गई कि भैया ये जो परेशान है वो ये है, इसकी परेशानी ये है, और देश में किसानी क्षेत्र की परेशानी ये है कि स्टोर हाउसेज नहीं है, कि भाई वेयर हाउसेज नहीं है, गोडाउंस नहीं है। तो इस तरह का स्टोर हाउस, वेयर हाउस, ये सारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपनी कंट्री में क्रिएट होना चाहिए। तो इसको कहा गया कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, अच्छी प्राइस डिस्कवरी दिलवाएंगे किसान को, और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो ज़रूरी ही था, तभी अच्छी प्राइस डिस्कवरी हो सकती है। अगला इसमें माना गया कि भैया ट्रांसपेरेंसी आएगी। तो ट्रांसपेरेंसी लेकर के आएंगे, डीलिंग जब भी होगी, किसान भी खड़ा होगा सामने, खरीदने वाला बायर भी खड़ा होगा, तो सेलर बायर बीच में एक पर्सन रहेगा जो इन दोनों के बीच में डील करा देगा।
तो ट्रांसपेरेंसी लेकर के आएंगे, किसके वाया ऑक्शन हुआ करेगी, बोलियां लगा करेंगी और उसके वाया सामान बिका करेगा। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि ऑक्शन प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, वो ढेर लगा लगा करके, कभी मंडियों में जाना प्लेटफॉर्म सा बना रहता है, जैसे रेलवे स्टेशन पे चढ़ने के लिए बना रहता है, ऊंचा ऊंचा सा सड़क के किनारे, जहाँ अक्सर गोभी के और केले के छिलके पड़े रहते हैं ना, उतारने के बाद वहाँ गाड़ियाँ लगाते, थोड़ी स्मेल भी आती है, वो सारे वो प्लेटफॉर्म बने रहते हैं। और उन प्लेटफॉर्मों पे, प्लेटफॉर्म एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर ही है ना भाई, तो प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर जो आ रहा है सामान, चाहे सेब है, चाहे आम है, चाहे गेहूँ है, कुछ भी है, ये आ रहा है तो इसकी स्टैंडर्डाइजेशन होनी ज़रूरी। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये है कि स्टैंडर्ड बनाया जाए। अच्छा आम रसीला, वो पूरे छाँट करके एक तरह के एक स्टैंडर्ड के, थोड़ा सा दाग वाले दूसरे स्टैंडर्ड के, थोड़े नीचे तीसरे स्टैंडर्ड, तो ग्रेडिंग हो जाएगी ना, श्रेणियाँ बन जाएंगी ना, हाई ग्रेड, मिड ग्रेड, लो ग्रेड। तो फिर आपको कभी डर नहीं लगेगा आम की पेटी खरीदने से। सेब की पेटी खरीदने में इसी बात से डरते हो ना कि ऊपर के 6 सेब तो बड़े अच्छे होते हैं, और हर बार ये कहते हो ना कि भैया पेटी नहीं लेंगे, अंदर के सारे ख़राब निकलते हैं। वो भी आपको ये कहता है नहीं बहन जी पेटी देखिए बहुत अच्छी, ऊपर ऊपर से 6 सेब हिलाता रहता है। लेकिन जब आप कहते हैं पूरी नीचे तक, फिर वो कहता है भैया लेने तो लें तो आप यहाँ से ऐसे खरीद लो, पेटी लेनी। ऐसे कौन दिखाता पेटी पूरी खोल के, हम तो तबाह हो जाएंगे, हमें भी मंडी से खुल के नहीं मिलती, ऐसे ही उठवाते हैं वो। तो बस वो वही है कि स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग अपने देश में है ही नहीं ढंग से। वो वही है, बस दिखाएंगे चेहरा कुछ, मिलेगा कुछ, उसके बाद फिर रोना धोना। तो बस वो स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग हो सके, बेहतर वे में क्रॉप अगर आई है कोई तो उसको प्रोसेस भी किया जा सके, सफाई हो सके, हस्क वगैरह उतार करके पॉलिशिंग उसकी हो सके। और वेइंग मशीन्स लगी होती हैं, जब अंदर मंडी में घुसता है कोई टेम्पू ट्रैक्टर, तो नीचे लोहे का एक वो बना रहती हैं, प्लेटें सी लगी रहती हैं सड़क पे। वो ऐसे नहीं लगाई है कि आपको खड़खड़ की आवाज़ आए, आपको एक उन्माद आए, वो इसलिए लगाई है कि उधर एक मशीन भी लगी रहती है और उस पर नंबर आते रहते हैं। तो इसे कांटा कहते हैं। कांटे का मतलब सड़कों पे देखो धर्मकंडा, धर्मकंडा आ गया, धर्मकंडा अक्सर हाईवे पे, धर्मकंडे का मतलब वो जो तराजू का कांटा होता है ना, कांटा ऐसे ऐसे होता रहता है लेफ़्ट राइट, तो इसलिए इसे कांटा कंडा कहते हैं। और ये तो धर्म के आधार पे ही होगा, तो धर्मकंडा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये ऐसी फैसिलिटियाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड किया जाए, ऐसा कहा गया उस समय में। ये सारी सुविधाएं की जाएं किसान के लिए, इसके लिए बनाई गई भैया मार्केट। अब हुआ क्या, ये तो सुनने में आप कह रहे होंगे सर ये तो इतना अच्छा है कि मतलब ये तो जीवन भर ऐसे रहना ही चाहिए, इसको ख़त्म नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके कुछ कारनामे आपको बता देते हैं अब, ताकि आपको बेहतर वे में समझ आ जाए। अब ये एक्ट का नाम तो मैं मिटा ही सकता हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये आप भूल जाएंगे, क्योंकि ये अब इसकी ज़रूरत नहीं। अब होगा क्या, सारा सिस्टम समझने की ज़रूरत है। किसान आया इस मंडी में सामान डाल दिया उसने, कोई भी मंडी, उसकी मंडी A B C जो भी उसकी मंडी लगती थी, तो सामान अपना ला के रख दिया उसने। अब ये सामान किसान का जो बिकवाएंगे, अब यहाँ पर रहेंगे बहुत सारे व्यापारी। कई मंडियों में ये ट्रेडर हैं, कई मंडियों में कमीशन एजेंट हैं, कई मंडियों में ट्रेडर कमीशन एजेंट दोनों हैं। देखो अपने अपने हिसाब से चलता है काम। कई छोटी छोटी मंडियाँ हैं, कई मिडल साइज़ की, कोई बहुत बड़ी मंडी आज़ादगंज, ये दिल्ली की आज़ादपुर की मंडी आपने देखी होगी कि भयंकर रेलवे स्टेशन भी आता है, पूरा ज़बरदस्त मंडी है। तो ट्रेडर A, ट्रेडर B, ट्रेडर C, ट्रेडर D, ट्रेडर E, इस तरह से इननमरेबल का मतलब कि एक मंडी कैपेसिटी के हिसाब से ट्रेडर रख लिए जाएंगे। आप पूछेंगे सर ये ट्रेडर कौन होंगे, तो ट्रेडर बनने के लिए चाहिए लाइसेंस। मैंने बोला है पंजाबी देसी भाषा में लाइसेंस। ट्रेडर बनने के लिए यू नीड लाइसेंस। अब आप पूछेंगे सर ये लाइसेंस किधर से मिलने का अपन को, तो लाइसेंस लेने के लिए आपको क्या करना है कि इतनी बड़ी जो मंडी बना दी है, मंडी में कोई तो आदमी होगा जो मंडी चलाता होगा, सुबह आगे मंडी ताला खुलता होगा, फिर मंडी भी चलती होगी, कुछ होता होगा, तो मंडी ऐसे ही मतलब हवा में, उसके लिए एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटियाँ, वही तो एक्ट का नाम है, जो इन मंडियों को रेगुलेट करेगी।